साथियों नमस्कार। दिव्यांगम चैनल जिसकी एक मूलभूत भावना है कि दिव्यांगों का सर्वांगीण रूप से सशक्तिकरण, दिव्यांगों को हम लोगों के सकलांग लोगों के साथ एक कंधे से कंधा मिलाकर चलाना और उनको बताना चाहते हैं कि वो समरसता की भूमि में एक साथ खड़े हैं। और उस एक साथ खड़े होने पर हमें दिव्यांगों की भावनाओं को जानना होता है, दिव्यांगों के क्या दिक्कतें हैं उनको जानना होता है, और दिव्यांगों के विषय में हम आगे क्या करने वाले होते हैं ये हमारे समाज से और हमारे समाज के कर्णधारों से प्रश्न चिन्ह भी होता है। इसी प्रश्न चिन्ह को निभाने के लिए हम आज लखनऊ के रूमी गेट के पीछे हम एकत्र हुए हैं कुछ दिव्यांगों को एनजीओ को लेकर के। वो एनजीओ के लोग यहाँ पे एकत्र हुए हैं, उनसे बात करते हैं, सवाल जवाब हमारा होता है और उस सवाल जवाब में जानेंगे कि दिव्यांग कैसे ये ऊंचे पंख लेकर के हिमालय तक पहुंचना चाहते हैं, ऊंची उड़ान उड़ना चाहते हैं। मैं भी उड़ सकता हूं, ये आज के शीर्षक है कि मैं भी उड़ सकता हूं। तो इस मैं भी उड़ सकता हूं इस कार्यक्रम में मैं आपको मिलाने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं एक परिचय कराना चाहता हूं। आपका शुभ नाम क्या है? मोहम्मद मोइन। आपका शुभ नाम क्या है? कलीम अली। आप कहाँ से हैं? हम यहीं लखनऊ से ही हैं, वैसे हरदोई से हैं, बालागंज। वैसे मैं पहले हरदोई का था, अब लखनऊ में ही रह रहा हूँ। आगे शाबान जी। अब्बास हुसैन। मोहम्मद शाबान हुसैनाबाद से। नाम बताइए। बताया तो है मोहम्मद शाबान। जी जी। मोहम्मद वसीम, लखनऊ से, नेशनल हैंडीकैप हेल्थ फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ। और आज हम लोगों ने यहाँ पर ये सभी दिव्यांग साथियों को एकत्रित इसलिए किया है कि समाज को और सरकार मुद्दों हैं कराया जाए। और हमारे बीच में दिव्यांगों में जी, मेरा नाम तरन्नुम वसीम है। महिला समूह है। आपका नाम बेटा क्या है? तरन्नुम वसीम। तरन्नुम वसीम। रहमतुल्लाह। मोहम्मद शुएब, नखलऊ से। मोहम्मद शकील, लखनऊ से। तो ये हमारे आज के मैं भी पर्वत चढ़ सकता हूँ कार्यक्रम के हमारे दिव्यांग हैं। ये दिव्यांग भाई एक विशेष समूह से हैं, अल्पसंख्यक समूह कह सकते हैं। अल्पसंख्यक समूह में दिव्यांगों की संख्या बहुत ज़्यादा है और वो अशिक्षा का कारण है। हम उनको आगे पढ़ा नहीं पाए, ये उनकी दिक्कत नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम समाज को आज 72 साल हो रहे हैं स्वतंत्र हुए, लेकिन स्वतंत्रता के बावजूद जब दिव्यांगों को ये कहना पड़े कि हम इन अभावों में जी रहे हैं, इन अभावों में हमको मुश्किलों के लिए रास्ता चाहिए, तो हमारे लिए थोड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। क्या आप अगर हमसे सहमत हों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आगे मिलते हैं। सबसे पहले मैं मिलता हूँ इस कार्यक्रम के जिन्होंने आज हमको बुलाया है, उनसे मिलने का प्रयास करते हैं, मिस्टर वसीम जी से। वसीम जी आप बताएं कि आपका कौन सा एनजीओ है और इस एनजीओ में आपका कब से ये एनजीओ चल रहा है? मेरा एनजीओ का नाम नेशनल हैंडीकैप हेल्थ फाउंडेशन है। मेरा एनजीओ सन 2015 में रजिस्टर्ड हुआ था। जब से आज तक हम विकलांगों के लिए काम कर रहे हैं। और साथ ही मैंने और मेरी वाइफ जो हैं तरन्नुम वसीम, हम दोनों ने अभियान चलाया है जिसमें हम 70 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। क्योंकि हम समाज को और सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि हम शरीर से विकलांग हैं, मानसिक नहीं ना। हम वो कर सकते हैं जो आम इंसान नहीं कर सकता है। तो ये वसीम जी एक बात, ये जो आप ये शिक्षा दे रहे हैं जी, ये शिक्षा जो आप दे रहे हैं अपने घर पे दे रहे हैं कि क्या कोई इसकी संस्था बना करके, स्कूल बना नहीं, करके इसमें हमने अपनी संस्था के नाम से और एक संस्था परवीन चक्र वीर अब्दुल हमीद है, इसके सपोर्ट से हम लोग कर रहे हैं निःशुल्क। लेकिन इसमें हमारा कोई फंडिंग नहीं ना, कोई सरकार से सपोर्ट नहीं ना, सिर्फ हम दोनों हस्बैंड वाइफ इसमें निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। तो निःशुल्क शिक्षा देने में तो आपको बड़ी दिक्कतें आती होंगी, बड़ी परेशानियां होती होंगी, आपको अपना समय जाया करना होता होगा जी। तो उस समय जाया करने में आपका काम बहुत से रुकते होंगे, तो उन सब चीज़ों का परिस्थितियों में आप कैसे सामना करते हैं? देखिए, सामना इसलिए करते हैं क्योंकि हमको ये भी देखना है कि हमारे समाज में सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। तो हमको अपने देश के जो बच्चे हैं, हमारे देश का भविष्य है, इसको शिक्षा को आगे बढ़ाना है। तो कहीं ना कहीं हम अपने काम को और अपनी परेशानियों को पीछे रख कर और देश के बच्चों के लिए और अपने आने वाले भविष्य के लिए ये काम कर रहे हैं। अच्छा, जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं उनमें कोई बच्चा आगे कोई ऐसी उपलब्धि प्राप्त की जिसको आप कुछ बता सकें? जी, आपकी श्रीमती जी जी।
जी, हम लोगों ने अभी 11 बच्चों को ट्रेन करके एविस कॉन्वेंट स्कूल इंग्लिश मीडियम में एडमिशन करवाया है। अच्छा बेटा। जी, वो आज आगे बढ़ के अच्छे नंबरों से पास हो रहे हैं सब। अच्छा, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? जी, मैंने इंटर किया हुआ है। इंटर किया है। जी। इंटर करके आपने सोचा कि बच्चों को जी, जी। हम अपनी शिक्षा दें, बच्चे हमारी तरीके से वो भी शिक्षित हों। जी जी सर, अच्छा, क्योंकि जब आपकी जो इनसे शादी हुई, जी। आप भी दिव्यांग हैं, ये भी दिव्यांग हैं, जी तो सर। आपके समाज में आपको प्रोत्साहन मिला कि नहीं मिला? जी सर, थोड़ा बहुत प्रोत्साहन मिला और थोड़ा बहुत लोगों कहने पे आ गए कि दोनों हैंडीकैप्स हैं, कैसे जीवन व्यापन होगा। लेकिन इनका साथ इन्हीं ने अपने घर वालों को भेजा। फिर उसके बाद हम लोगों ने जीवन साथी के रूप में, जो मैं आज बाहर हूँ, इन्हीं की प्रेरणा की वजह से आज मैं बाहर निकल पाई। पहले मैं नहीं आती थी कहीं, फिर इनसे शादी हुई। समाज के लोगों ने तो थोड़ा बहुत साथ तो दिया, लेकिन इतना नहीं। लेकिन मेरा परिवार और इनका परिवार हम लोगों के साथ खड़ा है आज भी और आगे भी। क्या बात है। अच्छा, इस संकल्प में ये जो अहद आपने किया है, जी सर। उठाया है कि हम दिव्यांग लोग हैं, तो क्या आपको ऐसी तस्वीर दिखाई पड़ रही है कि बहुत सारे दिव्यांग जिनके लोग शादी करने से मना करते थे, क्या ऐसे दिव्यांग की आप प्रेरणा बन जाएंगी कि जैसे हम 2 लोग कर रहे हैं, वैसे वो दिव्यांग भी अपना लाइफ, अपना जीवन पार्टनर चुन के आगे अच्छा सफल लाइफ जी सकते हैं? जी सर, बिल्कुल। एक बार अपनी लाइफ को मौका देना चाहिए कि एक जीवन साथी, आज हम दिव्यांग है, धीरे धीरे हमारी परिस्थिति खराब होती जाएगी। जीवन साथी होता है जो आखिरी वक्त तक के एक दूसरे का साथ देता है, और ऐसे ही रूप में हमने इन्हें पाया है। क्या बात है। अच्छा, जैसे आप जीवन में बहुत सी कभी कभी ऐसी बातें आती हैं, जैसे मार्केटिंग करना हुआ जी सर। या कहीं पर आपको जाना हुआ, तो आपके साथ, दोनों लोगों के साथ जब संयुक्त रूप से होते हैं, जी, तो जी। उसमें आपकी कौन ऐसी अहम दिक्कत आती है? सर, सबसे पहले तो यहाँ की मार्केटिंग या कहीं भी जाइए तो विकलांगों के बारे में सोचा ही नहीं जाता है। ना ही रैंप होता है। चाहे हॉस्पिटलों में चले जाइए, वहाँ भी बहुत कम ही रैंप मिलेंगे, या बैंकों में चले जाइए, बहुत दिक्कतों का सर सामना करना पड़ता है। अंदर जाना है, अगर देख रहे हैं कि 2 विकलांग आए हुए हैं, दिव्यांग लोग आए, तो सही से बात नहीं करेंगे। जी सर, क्या चाहिए, बस ऐसे ही बात करके, और नॉर्मल व्यक्ति चला जाता है तो उससे अलग तरीके से बात करेंगे। ये भेदभाव है हमारे समाज में। जी 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 ये सर। समाज की उपेक्षा है जी सर। दिव्यांगों के प्रति। जी सर। मैं आपसे पूछूंगा कि क्या इस उपेक्षा में आपको भी ऐसा लगा है कभी कि दिव्यांग होने के कारण आपको वंचित होना पड़ा है इस प्रकार के मामलों से? जी हाँ, ऐसे बहुत जगहों पे हमें सामना करना पड़ा है इसके लिए। अच्छा, आप विवाहित हैं? जी हाँ। अच्छा, आपके बच्चे हैं? हाँ, हमारे बच्चे हैं। अच्छा, उन बच्चों को शिक्षा दिला रहे हैं? हाँ, 2 बच्चे हमारे जाते हैं यहाँ पे, ये घंटाघर जो है लाजपत नगर में जो स्कूल है सरकारी, यहाँ पे जाके शिक्षा लेते हैं 2 बच्चे। अच्छा, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? 5 क्लास। आप क्या करते हैं? हम हैंड एम्ब्रॉयडरी, कपड़े पे जो हाथ की कढ़ाई होती है वही हम करते हैं। कढ़ाई कर लेते हैं। क्या बात है। कढ़ाई में लगभग कितना आप पैदा कर लेते हैं? कितना गए, इसका सिस्टम ये है कि अभी इस टाइम पे 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक काम नहीं है। उससे पहले काम चला, तो इसमें 2 महीने काम चलता है, 4 महीने बैठना पड़ता है। तो ये 2-250 रुपये आ जाते हैं, तो उससे घर का खर्चा, 2 वक्त की रोटी चल जाती है। 2-250 रुपये आ जाता है, वो कमा लेते हैं। कभी अब वो 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक कुछ भी नहीं है, बैठे हुए। अच्छा, तो आगे आप मतलब इसके अलावा भी कुछ करिए क्या? तो उसके अलावा कुछ जैसे दुकान खोल लें, छोटी मोटी दुकान खोल लें मूंगफली की और दूसरी चीज़ों की या किसी प्रकार की, तो उसमें ऐसा क्या, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, वो भी हम करते हैं, जब काम नहीं होता तो भी कर लेते हैं हम, लेकिन उसमें ये है कि हमारे पास पूंजी नहीं है। भाई, हम मूँगफली की भी दुकान खोलेंगे तो इस ट्राईसाइकिल पे लेकर हम कहाँ तक दौड़ेंगे उसको? उसके लिए भी हिसाब होना चाहिए हमारा, कि उसको लेकर हम कह भाई एक जगह, भाई यहाँ इस ग्राउंड में कहीं पे हमारा मूँगफली बिकेगा? जल्दी नहीं बिकेगा। उसके लिए भीड़ भाड़ इलाका होना चाहिए, जहाँ पे हमारा उस हिसाब से अगर सरकार हमारा सपोर्ट करे, कुछ नहीं तो हमें कुछ दुकान टाइप बना करके दे दे। तो उस पर दुकान बनाने में आपको किस प्रकार के सपोर्ट चाहिए, जो मिनिमम हो सपोर्ट आप बताइए। हम NGO से ये वीडियो के माध्यम से हम रिक्वेस्ट करते हैं सभी लोगों से कि इनका सहयोग करने की कृपा करें। आप बताइए, आपको हमें छोटा सहयोग बताइए। हम स्टॉल बना करके दे, और ऐसी जगह जहाँ हम कहें वहाँ पर अगर रख दिया जाए तो हम कुछ ना कुछ में कर सकते हैं। जो हमारे जैसे 2 महीने काम चलता है, 4 महीने काम, 2 महीने काम चला, 4 महीने हम बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें ये अगर जो मान लो हमारा काम 2 महीने चल गया और 4 महीने जो हमारा बैठना पड़ रहा है, उसमें हमें बैठना नहीं पड़ेगा। हमें ये है कि हमारी पूरे साल रेगुलर जो है 2 वक्त की रोटी जो हमारी चलती रहेगी। हमारा मकान भी किराए का है, सब कुछ देखना पड़ता है हमें। माँ बाप तो का डेथ हो गया, माँ है। और आप
हमारी विंध्यन नहीं आती, हमारी विंध्यन। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है जवाई, हमारी विंध्यन नहीं आती है बहुत ज़्यादा से, और कोई यार नहीं है और हमारी विंध्यन नहीं आती। और जो पेंशन इनकी नहीं आती है, और ये गाड़ी खरीदी गाड़ी हमारी, खराब हो गई है। गाड़ी खरीदी है हमारी, खरीदी खरीदी है इन्होंने। हाँ 6,000 रुपये की, और हमारी कोई चारा नहीं है, और हमारा कोई पेंशन, हमारा कोई जरिया नहीं। हमें ये सरकार से क्या हम लोगों को यार हमारा कुछ चारा इनका कोई सहारा नहीं है। ये गाड़ी इन्होंने खरीदी है, इनके पिताजी ने खरीद के दी थी, इनको गाड़ी नहीं मिली, पेंशन भी नहीं आ रही, इनकी पेंशन भी रुकी हुई है। हमारी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी पेंशनें रोक दी गई हैं और नहीं आ रही। तुम्हारा इनसे कुछ आधार अपडेट है? सब है, सब अपडेट है। ऑनलाइन गया था, वो भी नहीं हुआ। आपका शुभ नाम क्या है? मोहम्मद शुएब। मोहम्मद शुएब जी, आप क्या करते हैं? मैं कढ़ाई का काम करता हूँ। कढ़ाई का काम करते हैं। आप क्या क्वालिफिकेशन? क्वालिफिकेशन पहले मैं घर में काम करता था, अब कारीगरी पे कर रहा हूँ। अच्छा, कढ़ाई में आपको लगभग कितना मिल जाता है? यही 200 से 250 रुपये तक के। अच्छा, कढ़ाई मतलब एक ठोक व्यापारी आपको दे जाते हैं कि अपना काम करते हैं? नहीं, मैं दूसरे के यहाँ जाके हेल्पर ही करता हूँ। हेल्पर ही करते हैं, वहाँ बैठ के काम करते हैं? जी। वहाँ रोजाना के हिसाब से मतलब डेली वेजेस के ऊपर मिलता है? जी। घंटों के हिसाब से? घंटे 8 घंटे के 250। 8 घंटे के 250। कल को तो 8 घंटे टाइम जब काम करते हैं कितना निकाल देते हैं? अरे 250 रुपये के हिसाब से 1000 रुपये हो पाते हैं। अच्छा, अगर आप अपना काम शुरू करें खुद लोगों से मिलके तो ऐसा नहीं उसको कुछ ज़्यादा हो? इससे पहले मैं अपना ही काम करता था, लेकिन अब हिसाब किताब रहा नहीं। रोलिंग मेरे पास थी पहले, अब नहीं है। रोलिंग क्या चीज़ होती है? अरे जैसे मैं पहले पैसा कौड़ी काम अच्छा चलता था तो मैं घर में अड्डा टाकता था, तो उसमें मेरा हिसाब किताब शादी नहीं थी। रुक के मिलता है ना अब दुकान? रुक के मिलता है पेमेंट। तो सामान के लिए और पहले फैमिली नहीं थी, अब फैमिली वाला हो गया हूँ। ये मित्रों व्यवसायिक पुनर्वास की स्थिति है इनकी। इस व्यवसायिक पुनर्वास की स्थिति में इनके पास बहुत कला है, इनके हस्तशिल्प है और ये बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन करने के लिए इनके पास अवसर नहीं है, इनके पास साधन नहीं है, इनके पास पूंजी नहीं है। चलिए और मिलते हैं, हमारे साथ दिव्यांग हैं। इसी प्रकार से हम इनसे मिलते हैं श्रीमान साबान जी से। साबान जी, आपका क्या काम चल रहा है? हमारा चिकन सिलाई का काम है सर। चिकन सिलाई का काम? जी जी जी। चिकन सिलाई में आप क्या करते हैं? यही सिलाई स्टिचिंग वाला काम होता है, मतलब पीस लाते हैं दुकानदार से, कटिंग और सिलाई समेत। अच्छा। तो मशीनें हैं 4-5 दुकान है अपनी, तो वही सिल करके फिर उनको दे देते हैं, वही हमको पैसा मिल जाता है। अच्छा, तो मैं एक साबान जी ऐसे आपके पास प्रस्ताव रखता, मान लीजिए ये दिव्यांग जो दूसरे के दुकानों पर काम करते हैं, जी जी ये जी सब संगठित होकर के आपके साथ कुछ इन लोगों से आप ज़्यादा स्थिति में अच्छे हैं, जी 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 तो इन लोगों को सब लोग आपके साथ सहयोग करें जी जी और आपके साथ बैठ करके जितना लाभ हो आप लाभ लेकर के उतरें। क्या इसमें कोई दिक्कत है? नहीं, तो हम करते तो ऐसा ही है, मान लीजिए दिव्यांग नहीं है, अब हम लोग ऐसे कारीगर को लेते हैं। हम लोग सर ऐसा है, मतलब कारीगर तो हम रखते ही हैं, क्योंकि अकेले तो करते नहीं। अगर कारीगर नहीं लगाएंगे तो फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन अब मसला ये है कि जैसे दिव्यांग कोई कारीगर है सिलाई का, तो हम उसको रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अपना जो सब कुछ सैलरी जाती है वो इनको मिलेगी, ठीक है। अब ये जैसे नए हैं उस काम में, अगर इनको लगाते हैं मान लीजिए, तो अब ये तो अभी तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अब कितना समय इनके ऊपर लगता है सीखने में, मशीन चलाने में, फिर काम करने में, वो इनके ऊपर करता है। मेरा तात्पर्य ये है जी कि सर, दिव्यांग व्यक्ति अगर दिव्यांगों की सहायता के लिए थोड़ा सा आगे आए, हम लोग एक दूसरे की सहायता करें। नहीं, बिल्कुल हम आगे रखने के लिए तैयार, बिल्कुल मैं आगे रखने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल मैं आगे एक दूसरे से जुड़े जी। तो हमको दूसरे के सामने हाथ फैलाना नहीं, बल्कि हम हाथ देने वाले बने। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से है। जी जी जी, मैं बिल्कुल करने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो लोग, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे बीच में बैठे हुए हैं अब्बास भाई। अब्बास भाई से मैं पूछूंगा, अभी कुछ देर पहले ये कार्यक्रम की शूटिंग से पहले मुझे पता चला कि आप क्रिकेट का दिव्यांगों के बीच में एक योजना बनाई थी, उसका शुरुआत कर रहे थे। तो उस विषय में क्या दिक्कतें आई, क्या आपको उपलब्धियां मिली, क्या अचीवमेंट किया, कितने लोगों को किया, आप बता दें।
नमस्ते सर, मेरा नाम अब्बास हुसैन है और मैं नेशनल हैंडीकैप हेल्थ फाउंडेशन का एक सेक्रेटरी हूँ, जो कि मैं 50% दिव्यांग हूँ। और आज के दौर में विकलांगों जो विकलांग हैं, दिव्य शक्ति हैं, वो अपने आप को विकलांग ना समझें, वो दिव्य शक्ति हैं। वो कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक नहीं जा सकते, उनकी लय बहुत लंबी है, लेकिन उनको एक उड़ान की ज़रूरत है, क्योंकि विकलांगजनों के अंदर क्षमता बहुत है। और विकलांगजन जो हैं आज के दौर में एक ट्राईसाइकिल और बैसाखी और पेंशन उसी पे आत्मनिर्भर रहते हैं। विकलांगों की आगे की सोच नहीं है। लेकिन मुझे लगता नहीं, जब मैंने क्रिकेट का जो अभियान शुरू किया था 2020 में, जो एक अभियान शुरू किया था जिसमें के अंदर हमारे पास 10 विकलांगजन यहाँ घंटा घर पे क्रिकेट खेल रहे थे, तो उसमें मैंने उनकी क्षमता देखी और मुझे कुछ लगा कि वो आगे बढ़ के क्रिकेट खेल भी सकते हैं और इतनी क्षमता है कि वो आगे कुछ समाज के लिए कुछ कर भी सकते हैं। नहीं तो अब अगर क्रिकेट टीम को अगर बनाया जाए तो क्रिकेट टीम के लिए बेसिक बुनियादी ज़रूरतें क्या हो, जैसे उनके बेस उसको मान्यता प्राप्त क्रिकेट टीम के लिए रूप में हम अगर उसको शुरुआत करें, ऐसा है कि उसमें जो हमारे 20-25 लोग को उसमें खिलाना पड़ेगा। फिर उसके बाद उन विकलांगजनों को उसमें सिलेक्शन करना पड़ेगा कि कौन विकलांगजन उसमें सक्षम रखते हैं, सक्षम है जो विकलांगजन हैं, और जो विकलांगजन सक्षम होंगे तो उन्हीं को रखना पड़ेगा। और लेकिन हमें लगता है जिस तरीके से जो क्रिकेट खेला जा रहा था, तो उस क्रिकेट में मैंने विकलांगजनों की क्षमता को देखा कि जब मैंने शॉट मारी गई उस बॉल को, तो उस बॉल के पीछे विकलांगजन दौड़ रहे थे। देखिए, एक बात मैं प्रश्न कर रहा हूँ, आपको उत्तर देने का अधिकार है। सक्षम दिव्यांग और अक्षम दिव्यांग, इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता। सक्षम दिव्यांग को आपको सक्षम बनाना पड़ेगा जी। तो हर व्यक्ति जो शुरुआत में आता है, जिसने खाली क्रिकेट देखा है दूर से, जिसको घर पे पता नहीं कि बैट क्या होता है, बल्ला क्या होता है, वो चाहता है कि मैं भी दौड़ूं, मैं भी खेलूं, वो भी उड़ना चाहता है, तो उसको सक्षम दिव्यांगों को आप सेलेक्ट करेंगे तो कैसे बनेगा? आप अक्षम व्यक्तियों को सक्षम बना करके आगे लाइए, ये आपसे हम इल्तिजा करते हैं। नहीं तो अच्छी बात है। फील्ड के अंदर जब बहुत सारे विकलांग होंगे तो उनका अनुभव, उनका टैलेंट, उनका खेलने का अंदाज, हर तरीके से उनको देखा जाएगा। वसीम भाई से इस बात के लिए अनुरोध करूंगा कि आप आगे चल के एक दिव्यांगों के क्रिकेट का प्रशिक्षण का केंद्र बनवाइए, और उसमें मैं भी सहयोग करूंगा। इनको प्रशिक्षणार्थी बनवाइए और इसमें आप प्रशिक्षण दे करके उनको आगे बनाइए, तभी सक्षम हो पाएंगे। तो बड़ी मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आपका शुभ नाम क्या है? कलीम अली। मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ। क्या कहेगा, कहाँ पे प्राइवेट जॉब करते हैं? ये हजरतगंज में स्टार्टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, उसमें क्या करते हैं? उसमें ये टेलीकॉम का काम होता है। टेलीकॉम का मतलब कस्टमर केयर है, जैसे उसमें हेल्प है, उसमें हम लोग कॉल क्वालिटी ऑडिटिंग ये सब काम होता है। हाँ, कस्टमर केयर है। अच्छा, तो कॉल सेंटर में आप जब काम करते हैं तो आप तो दूसरों से कहीं ज़्यादा अच्छा काम करते होंगे, क्योंकि आपको गप मारने की फुर्सत नहीं। दिव्यांग हमारा जब कहीं बैठता है तो अकेले बैठता रहता है, उसके पास कैंटीन में जाकर के इधर उधर घूमने का वक्त नहीं होता। तो आपको क्या ऐसा लगता है कि जो नियोजक जिनके अंदर काम कर रहे हैं वो आपको ज़्यादा मान्यता देते हैं? बिल्कुल, मुझे प्रेफरेंस देते हैं। बिल्कुल देते हैं। अच्छा, आपका आय कितनी होती है करीब? हमारी हो जाती है मतलब 15 तक। 15,000। अच्छा, एक बहुत छोटा सा प्रश्न है। हाँ। जैसे 15,000 हो जाती है, आपके बीच में आपके इतने भाई ये बैठे हैं, देख रहे हैं, जिनके किसी की 150 होती, किसी की 250 होती है। हाँ। तो क्या कभी आपके अंदर ऐसा जज्बा पैदा होता है बहुत कि बार मैं अपने दिव्यांग भाइयों के लिए एक जितना पैदा करते हैं उसका एक बहुत छोटा भाग 0.001% निकालें और इन दिव्यांगों के लिए कुछ करें? नहीं, बहुत ज़्यादा मैं करता रहता हूँ। जैसे मेरा कोई जानने वाला मिला, कहीं भाई मेरी कुछ प्रॉब्लम है, हमने कहा बताइए क्या प्रॉब्लम है। जैसे उसने कहा कि मुझे कुछ दे दीजिएगा, तो हमने कहा कितना चाहिए बताइएगा। तुरंत अगर है तो मैंने तुरंत कर दिया, बाद में है तो मैं घर जाके ऐसा कर देते हो, ये अच्छी बात है। लेकिन इसको एक मैं ये बताना चाहता हूँ, जिस संस्था से जुड़े हो, चाहे इनकी संस्था जुड़े हो, चाहे मेरी संस्था जुड़े हो या किसी संस्था जुड़े हो, अगर वो संस्था ईमानदार है, हाँ। उसको देखिए तो उस संस्था को जो इतना करता है, आप अकेले करते हैं, ये कम से कम 20 आदमी हो, 25 आदमी, हाँ, 100 आदमी, 150 बुलाते हैं, तो इनके सामने दिक्कतें, जैसे ये पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उनको अगर आप 20 रुपये महीना भी, 50 रुपये महीना भी, 100 रुपये महीना भी आप इस तरीके के संस्थाओं के लिए निकालें, तो ये मैं तो सोचता हूँ, जैसे कहा जाता है जकात, उसी तरीके से एक दिव्यांगों की जकात और दिव्यांगों के लिए भी एक इस प्रकार से कंट्रीब्यूशन का करने का एक इरादा होना चाहिए। ये बहुत बड़ी नहीं, मेरा एक उद्देश्य है। मैं सोच रहा हूँ कहीं मुझे अगर कोई ऐसी जगह पे कैंटीन की जगह मिल जाए, जैसे उससे मान लो 10,000 आमदनी हुई, तो मैं 5,000 ऐसे लोगों पे लगाऊं, जैसे कोई दिव्यांग है या किसी प्रकार से उसकी प्रॉब्लम आ गई ऐसी, या कोई एकदम पुअर है, अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता है,
तो उसको मैं दे पाऊँ। मेरा ये उद्देश्य है, लेकिन अभी मेरा कुछ इतना पैसा नहीं बन पा रहा है एकदम से, तो कि और बहुत अच्छा लगा मैं कर पाऊँ। मैं ये एक बार उस गवर्नमेंट से जो नगर निगम होता, मैं सोच रहा हूँ एक बार जगह कहीं पे अगर वो अलॉट करा दे तो मैं ये काम शुरू कराऊँ, प्रयास किया जाए। और आपका शुभ नाम क्या है? मोहम्मद मोइन। मोहम्मद मोइन जी, बहुत बहुत अच्छा लगा। आप क्या कर रहे हैं? हम तो ये मेडिकल कॉलेज के बाद दुकान लगाते हैं छोटी मोटी। किस चीज़ की दुकान? यही मास्क वगैरह जो लगाते थे, यही मास्क वगैरह बेचते हैं। मास्क वगैरह? जी। तो मास्क तो अब तो इस समय मास्क की बिक्री कम हो जी कम हो गया। जी जी। लेकिन मास्क की जब बिक्री होती थी तो उसमें तो आपको अच्छे खासा आय हो जाती थी। हाँ, उस टाइम हो जाता था, अब नहीं हो पा रहा है। दूसरा विकल्प सोचिए। जी, दूसरा सोचेंगे अब लगाने का। दरदोजी काम करते थे पहले, लॉकडाउन से यही करने लगे थे, तो इसमें थोड़ा आराम मिल जाता है। अपने 1-2 बजे के बाद फ्री हो जाते हैं, और सुबह से वही 1-2 बजे तक दुकान लगाते हैं हम। और भी दूसरे दिव्यांगों को आप जब अगर आपको चलते फिरते कहीं रास्ते मिल जाते हैं, जी जी भी ही सही, जी जी, कोई भी हिंदू मुस्लिम कोई भी मिल जाता हो जी, तो उससे आप क्या अपेक्षा करते हैं? उसको ये बताते हैं कि तुम भी भैया दुकान करो? जी जी, हम यही बताते हैं। जैसे बहुत से लोग मिलते हैं हमें, तो हम कहते हैं काम करो, अपनी मेहनत पे मेहनत करो, अपनी मेहनत से कमाओ खाओ। चलो मित्रों, एक बात और है, अभी ये तो एक पहला राउंड हुआ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिव्यांगों में एक बड़ा सशक्तिकरण भाव है। ये मैं पर्वत चढ़ सकता हूँ, इस बात को लेकर के ये काम चल रहा है। अभी मैं दूसरे बिंदु पे आता हूँ। ये तो अभी सब लोगों का परिचयात्मक बात हुई, और क्या करने का इरादा है, क्या करना चाहते हैं, उनके अंदर कैसा जुनून झलक रहा है, इस बात को मैंने देखने का प्रयास किया। अब हम ये दूसरे चैप्टर पे आते हैं। मैं पर्वत चढ़ सकता हूँ, उन पर्वत चढ़ने में कौन कौन सी खाइयाँ हैं, और उन खाइयों में सरकार की क्या जिम्मेदारी होती है, और उन सरकारों को क्या इन खाइयों को पाटने के लिए जो प्रयास किया गया वो इत्मीनान लायक है, क्या नहीं इत्मीनान लायक है, तो अभी क्या होना चाहिए। मैं वसीम से पूछता हूँ पहले। वसीम जी, ये बताइए कि अभी जो सरकारों से द्वारा काम चलाया जा रहा है, जैसे पेंशन बढ़ गई और दिव्यांगों के जो सांसद निधि और विधायक निधि से अभी बैटरी वाले रिक्शे बंटने लगे हैं, और काफ़ी बटे हैं। अभी तक का जो आंकड़ा है हमारे पास, जो आंकड़ा है इस वर्ष मतलब 2022-23 में अभी तक जो दिव्यांगों के सांसद निधि विधायक निधि से मिली हैं, बांटी गई हैं गाड़ियाँ बैटरी वाली, वो 46,000 बटी, 46,000 गाड़ियाँ बटी। तो जबकि हमारे यहाँ पे जो अभी तक का जो है 10 करोड़ पूरे भारतवर्ष में है, लेकिन 1,30,00,000 की जनसंख्या दिव्यांगों की हमारे उत्तर प्रदेश में, जहाँ के 30 करोड़ जनसंख्या बताई जाती है। तो 30 करोड़ में 1 करोड़ जो सरकारी मापदंडों के अनुसार जो बताया जाता है, उसमें क्या आपको लगता है कि सरकारों को अभी और क्या करना चाहिए? कुछ ऐसे 4-5 बिंदु बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सरकार जो स्कीम लाती है उसको ज़मीनी स्तर पे लागू करना चाहिए। जैसे सन 2016 में राइट टू डिसेबिलिटी एक्ट बनाया गया, लेकिन आज तक के वो ज़मीनी स्तर पे नहीं लागू हुआ। ना ही किसी पुलिस विभाग में बैनर लगे हैं, ना ही किसी अस्पताल में लगे, ना ही किसी रेलवे स्टेशन पे लगे हैं। तो जगह जगह पे हम लोगों को समस्या आती हैं, जो कि अधिकारी को पता ही नहीं है राइट टू डिसेबिलिटी एक्ट है क्या। तो और दूसरी बात ये है कि जो आपने चार्जिंग वाली ट्राईसाइकिल की बात करी है, तो सांसद निधि हो चाहे विधायक निधि हो, हम लोग दौड़ दौड़ कर परेशान हो जाते हैं। वो लेटर पैड लगाते ही नहीं ना, जब तक वो लेटर पैड नहीं लगाएंगे तो उनकी निधि से हमको ट्राईसाइकिल मिल नहीं सकती है। अब सेल्फ देखिए, हमारी वाइफ बैठी हैं जो 90% दिव्यांग थी, इनका मैंने रिन्यू करवाया, उन्हीं ने 65 कर दिया। और गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि 80 वालों को हम ट्राईसाइकिल देंगे चार्जिंग वाली। अब जब परसेंटेज कम कर दी है तो कैसे इनको मिल सकती है? अब बताइए, ये मेरी ट्राईसाइकिल यूज़ कर रही हैं। नहीं तो इनको रिन्यू कराने की क्या आवश्यकता? रिन्यू कराने की इसलिए चूँकि इनका बहुत पहले का बना था, तो इसलिए वो ख़राब हो चुका था, उसको रिन्यू करवाना ज़रूरी था। तो इसको रिन्यू करवाया तो उन्हीं ने 65 कर दिया। तो इस तरीके से जब मैंने बात करी उनसे, तो वो बोल रहे हैं कि मेरा ऊपर से आदेश है कि आपको परसेंटेज ज़्यादा ना दी जाए ताकि आप लाभ ना ले सकें। तो इस तरीके से पहले जो पॉलिसी गवर्नमेंट बना रही है उसको पहले सुधारे, विभाग में पहले लागू करे सही से, ताकि वो दिव्यांग व्यक्ति तक पहुंच सके। हाँ सरकार जी, आप सुन रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर बताते हैं कि मुझे आदेश है कि 80% न लिखा जाए, चाहे वो 90% विकलांग हो, चाहे जो कुछ हो। तो मैं सरकार जी से, चाहे जो भी जिसकी भी सरकार हो, उनसे ये कहूँगा, स्वास्थ्य विभाग से इस मेरी अपेक्षा है,
और मेरी गुजारिश है कि इस प्रकार के अगर नहीं देना है तो इसको बिल्कुल मना कर दिया जाए कि दिव्यांगों को बैटरी वितरण हम नहीं करेंगे। अगर करना है तो उसके ऊपर एक सही आकलन करते हुए 80% को कम करने की क्या बात है। जो 80% है वो 80% है, जो नहीं है उसको बिल्कुल मत दिया जाए। मुझे ऐसा संज्ञान में बहुत जगह पे आता है जो 50% से भी कम दिव्यांग हैं उनको बैटरी की साइकिल मिली हुई है, और जो 90% दिव्यांग है जिनको चल नहीं पाते हैं तो उनके प्रति नहीं मिली हुई है। अब एक और प्रश्न उठता है, इस पर परसेंटेज रखने की बात भी ख़त्म होनी चाहिए। कारण क्या है, जब 90% 95% दिव्यांग होगा, 95% दिव्यांग के मापदंड के अनुसार, वो हाथ से भी दिव्यांग हो, मस्तिष्क से भी दिव्यांग हो, पैर से दिव्यांग हो, जब वो इतना दिव्यांग होगा तो उसकी गतिशीलता का प्रश्न ही नहीं उठता है। फिर उसको दिव्यांग को बैटरी की साइकिल देने की कोई आवश्यकता ही नहीं। आवश्यकता उसको है जो 50% से ऊपर दिव्यांग है, उन सभी को मिलना चाहिए, क्योंकि वही लिखने पढ़ने में, अपनी नौकरी पे जाने के लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार की बात सरकार जी को सोचना चाहिए, और सरकार चाहे जिसकी हो, लेकिन सरकारों के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सही बात सरकार तक पहुंचाते नहीं। मैं ब्यूरोक्रेट से ये अपेक्षा करता हूं कि इस बात की बातें, इस प्रकार के तथ्यपरक मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहिए। मंत्री जी को इस बात को सुनना चाहिए, इसको संज्ञान में लेना चाहिए। और जैसे व्यवसाय की पुनर्वास पे आपका क्या ख्याल है? आपको जैसे व्यवसायिक पुनर्वास, जैसे नौकरी वोकरी के विषय में आपका क्या रहता है? जैसे परसेंटेज है तो 3% से 21%, जी सर, उस पर नौकरी नहीं मिल पा रही, उस पर आपका क्या रहता है? सर हम इतनी पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हमें नौकरी नहीं मिल पा रही, इस बेस पे क्योंकि हम दिव्यांग हैं। कहीं हम जाते हैं तो हमसे ये पूछा जाता है कि आप स्टूल पे बैठ पाएंगी, आप ऊपर बैठ के चढ़ पाएंगी। सबसे पहला सवाल उनका ये होता है। जैसे भी मैं चलती हूँ, वो चल के जाती हूँ, तो उनकी सोच वहीं से बन जाती है। जब ये इतनी देर लगा रही है मेरे यहाँ तक के आने में, अगर इसको मैं काम देता हूँ तो ये कितना काम कर पाएगी। और उनको ये नहीं पता है कि दिव्यांग जितना काम कर सकते हैं, एक नॉर्मल व्यक्ति होता है 4 बार उठ के बाहर जाएगा कि मैं ज़रा सा मूड फ्रेश कराऊं। जब दिव्यांग काम करते हैं तो वो अपनी कड़ी मेहनत से और अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। सर ये कोई नहीं सोचता है, बस जो दिखती है हमारी दिव्यांगता। अच्छा, एक बात मैं बड़ा पूछना चाहता हूँ। जी सर। महिलाओं का प्रतिनिधित्व एकमात्र आप कर रहे हैं। जी सर। अभी हमारे सर्वे में एक बात पता चली। जी सर। वो मैं किसी कम्युनिटी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, सारी कम्युनिटीज़ में बात पता चली। जी सर। चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, जी, और जी। चाहे किसी भी जात विशेष का हो। जी सर। उसमें विशेषकर जो देहात की दिव्यांग लड़कियाँ हैं, जी सर। उनके साथ उनका यौन शोषण बहुत हो रहा है। जी सर। और उनको उनके परिवार वाले, उनके रिश्तेदार, उनको घर पे कुछ करने नहीं दिया जाता, किसी से मिलने नहीं दिया जाता। जी सर, जी एक सर। जगह पे हमारी टीम गई थी तो वहाँ बताया गया कि आपसे मिलने क्यों दे, ये क्या, जब उसको बताया तो खूब कर रो कर जो हाल बताया वो मैं बता नहीं सकता। जी जी सर। तो ऐसे मामलों में दिव्यांग लड़कियों को जागरूकता करने के लिए, मैं पुरुष लड़के नहीं कर सकते हैं, जी जी लेकिन सर। लड़की होने के साथ आप ऐसी लड़कियों को जागरूक करने के लिए क्या कर सकते हैं? सर बताइए। जी सर, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि क्योंकि दुर्गा भी एक लड़की थी, और बड़ी माता हमारी जो भी हैं वो हमारी शक्ति बनती है हम लोगों का। ना कि अगर आपके साथ पुरुष कोई गलत व्यवहार करता है, आप अपनी शक्ति को उजागर करिए कि नहीं, परिवार वाले रोकेंगे, ताकि रोकते हैं कि आपको बाहर निकलेंगे, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। नहीं, लोग और समाज को नहीं, अपनी ज़िंदगी को देखिए कि हमें आगे बढ़कर इनको फेस करना है। इन लोगों का अगर हम आगे बढ़ते हैं और उसका डट कर सामना करते हैं तो हम, यही लोग हमारे पीछे बात करेंगे कि हाँ ये लड़की ने कुछ करके दिखाया। तो हम उन लोगों से ये निवेदन करते हैं कि जो भी आपके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, आगे बढ़िए, आगे बढ़ के उसका सामना करिए। सर बहुत बहुत बेटा, बहुत मेरी शुभकामनाएं, बहुत थैंक यू सो आशीर्वाद, मच सर। और बहुत आगे बढ़ो तुम, जी और सर। जैसे अपनी तरीके से सशक्त हुई हो वैसे जी सर। सशक्त बने। मैं अब्बास जी से फिर से मिलना चाहता हूँ एक बार। अब्बास जी कुछ कहना चाहते थे, आप क्या कुछ सुझाव देना चाहते हैं, बताइए जरा। जी 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 मैं दिव्यांग जनों के समस्या के संबंध में मैं सुझाव यही देना चाहता हूँ कि दिव्यांग जनों को सिर्फ एक तो पहली चीज़ तो नौकरियाँ तो मिलना नहीं है, क्योंकि समाज के अंदर जो कि नॉर्मल व्यक्ति, हज़ारों लाखों व्यक्ति ऐसे हैं कि जो फालतू घूम रहे हैं अपनी डिग्रियां रखे हुए, और जो विकलांग के बाद डिग्री रखी हो तो बिल्कुल ही बेकार है वो, क्योंकि उसको नौकरी मिलना नहीं कहीं पे, क्योंकि उसको फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे जाना पड़ेगा, ऊपर चढ़ने की नौकरी मिलेगी तो कोई काम नहीं पड़ेगा। जब सरकार ने 4% आरक्षण रखा है
तो हमें लगता है कि दिव्यांगजनों को 1% भी आरक्षण नहीं मिलता है।